हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 5th की ईवीएस का चैप्टर 11 समझेंगे, सुनीता अंतरिक्ष में। तो इस चैप्टर में स्पेस के बारे में बताया गया है और स्पेस के कुछ एक्सपीरियंस जो कि सुनीता मैम के द्वारा बताए गए हैं, जो कि स्पेस में रहकर आ चुकी हैं। दिल की बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ, इससे तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ, अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो। कैसी है हमारी पृथ्वी? उज़ैरा और साहमी ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं, तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। उज़ैरा, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही है। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज्यादा अंतरिक्ष में रही हैं। साहमीर, यह रहा अमेरिका और यह रहा अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? उज़ैरा, अरे भाई ये सारा आसमान, ये तारे, चांद, सूरज और ये सब अंतरिक्ष में है। साहमी, हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी। टीवी पर भी बताया था कि वहां से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। तो ये बच्चे हैं वो बातें कर रहे हैं। सामिर बोल रहे हैं कि यह अमेरिका है और यह अफ्रीका। अंतरिक्ष कहाँ है? हम जो है पृथ्वी पर रहते हैं। चांद, तारे, सूरज, आसमान, ये सब अंतरिक्ष में है। और जो सुनीता विलियम्स थी वो स्पेसशिप से स्पेस में गई थी और स्पेस से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा था। उज़ैरा, हाँ वहां से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। अब ग्लोब तो आप जानते ही होंगे, आपने देखा भी होगा कि अपने स्कूल में पृथ्वी का एक मॉडल है ग्लोब। सहमीर, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं? उज़ैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। उज़ैरा, यह यहाँ, ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। सहमीर, पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे। जरूर, हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। उज़ैरा, अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है और तारे, सूरज और चांद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे। सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर ही होंगे। सामी, ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए कहा, तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या? जरा, यहाँ भी लोग रहते तो हैं, यहाँ ब्राजील और अर्जेंटीना है। सामी, तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उज़ैरा, हाँ अजीब सा लगता है, यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? तो ये जो बच्चे हैं ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर हैं तो यहाँ के लोग उल्टे खड़े होते होंगे, अगर वो सीधे खड़े होते तो गिर क्यों नहीं जाते हैं? या फिर समुद्र का जो पानी है वो गिर क्यों नहीं जाता है? तो आप सभी ने सुना होगा, हमारी पृथ्वी अर्थ के पास एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण जो पृथ्वी है सभी चीजों को, चाहे वो पानी हो चाहे इंसान हो, कुछ भी हो, अपने साइड आकर्षित करती है। देखिए आपने देखा भी होगा कि कोई बॉल या फिर कोई भी चीज हम ऊपर की साइड फेंकते हैं तो वापस लौट के हमारी साइड ही आती है, वो ऊपर क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो हर चीज को अपने ओर आकर्षित करता है। इसलिए लोग चाहे यहाँ पर खड़े हो चाहे यहाँ पर, वो सीधे ही खड़े रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तुम्हें क्या लगता है हम पृथ्वी पर कैसे टिके होंगे? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? नहीं, वो खड़े सीधे ही हैं, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नहीं गिरते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सुनीता से बातचीत, जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो उज़ैरा और सामी जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती हैं कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई है। सुनीता बताती हैं अंतरिक्ष की कुछ मजेदार बातें हैं। हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते। स्पेसशिप में यानी कि यान में वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते थे, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए रहते थे, फ्लोट करते हुए रहते थे। क्यों? क्योंकि जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर है वो स्पेस में नहीं है। तो पृथ्वी पर हम स्टेबल रहते हैं, लेकिन स्पेस में या कहीं भी हम फ्लोट करते रहते हैं, तैरते हुए रहते हैं, क्योंकि वहां कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है।
पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते, बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। यानी कि पानी भी जो था वो बुलबुलों के ऊपर इधर उधर उड़ता फिरता था। तो उन्हें हाथ मुंह धोने के लिए भी तो बुलबुलों को पकड़कर पहले उन्हें कपड़ा गीला करना पड़ता और फिर उससे हाथ मुंह साफ करते थे वो। वह खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज्यादा मजा तब आता जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते थे। जब हर चीजें फ्लोट कर रही हैं तो ऑब्वियसली बात है बाल भी ऊपर की साइड ही खड़े होंगे। और क्योंकि अभी हम अर्थ पर हैं, पृथ्वी पर हैं, तो हम बाल हमारे नीचे की साइड रहते हैं, लेकिन स्पेस यान में वो ऊपर की साइड ही खड़े रहते थे। चलना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, ये सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना तो अपने आप को बेल्ट से बांधो, कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था लेकिन मुश्किल भी। यानी कि सब काम एक अलग तरीके से करना पड़ता था क्योंकि वहां पर कुछ भी स्टेबल नहीं था। कुछ काम करना है एक जगह टिक कर तो खुद को बेल्ट से बांधना पड़ता था, कागजों को भी उन्हें स्पेस यान में चिपकाना पड़ता या स्टेबल करना पड़ता था उन्हें भी किसी ना किसी प्रकार से। रहना तो बहुत मजेदार था लेकिन ये बहुत मुश्किल भी था ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी पर है लेकिन स्पेस में नहीं है। फोटो देखो और लिखो, अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे, बाल नीचे क्यों नहीं बैठते थे। सुनीता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ कि उनमें कब क्या क्या होता दिख रहा है। तो इसका आंसर तो आई थिंक आप सभी जान ही चुके होंगे कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल क्यों खड़े रहते थे, क्योंकि वहां कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसलिए बाल हमेशा उड़े उड़े रहते थे। आगे उनकी पिक्चर्स को देखते हैं। ये दिखाए गए हैं पिक्चर्स कि उनमें कब क्या क्या हो रहा है। ये फर्स्ट पिक्चर है, ये है भरी उड़ान। जब ये उनका स्पेस यान लॉन्च हो रहा है तो उस दिन की डेट दी गई है 9/12/2006। तो ये डेट इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में किस दिन गई थी, 9 दिसंबर 2006 को। ठीक, नेक्स्ट है ये अरे पाँव टिकते ही नहीं है। ये किस दिन की डेट है, 11/12/2006, 2 दिन बाद की। बाल खड़े के खड़े काम करते हुए भी ना करें परेशान। यानी कि जब हम मोस्टली काम करते हैं तो बाल हमें परेशान करते हैं, लेकिन इनके वहाँ पे खुले भी थे, खड़े भी थे, लेकिन उन्हें परेशान नहीं कर रहे थे क्योंकि ये नीचे को नहीं आ रहे थे, बाल उनके ऊपर को ही थे। तो ये कब की पिक्चर है, 13 दिसंबर 2006 की, 13 दिसंबर 2006 की। अब ये है जब वो खाना खा रहे हैं और उनका खाना जो है उड़ा जा रहा है। पिक्चर है 11 दिसंबर 2006 की। ये नेक्स्ट पिक्चर है जो अभी तक की सारी पिक्चर स्पेस यान के अंदर की है, अभी ये बाहर की है। वाकई में जब सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में है, स्पेस में है, 16 दिसंबर 2006 की है। तो ये सारी पिक्चर्स देखकर समझ में आ गया होगा आपको कि ये सारे रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स के हैं। ये जो है इमेजिन करना है बच्चों को कि तुम आंखें बंद करो, तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है और तुम क्या है, कैसे बैठ नहीं पा रहे हो, बालों का क्या हाल है, ये सब है। तो ये आप खुद कर सकते हैं। कुछ तो है कमाल, पृथ्वी पर कुछ भी उछालें तो वह वापस नीचे आता है। बॉल उछाल कर वापस पकड़ पाते हो ना। पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते, पानी रखते हैं तो ग्लास में रहता है और बाल्टी में टिका रहता है, बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचकर रखती है। पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं वो स्टेबल रहती हैं, या जो भी चीजें वो नीचे आती हैं, ऊपर की ओर नहीं आती, ऊपर की ओर नहीं जाती हैं, या कुछ भी फ्लोट नहीं होता है। यह सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है जो कि हर चीज को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सोचो 360 किलोमीटर कितना होता है। तो आप जहां भी रहते हो वहां से 360 किलोमीटर दूरी पर कौन सा शहर है उससे आप इमेजिन कर सकते हो कि उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर सुनीता विलियम्स गई थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल क्यों खड़े थे, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर
ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण था, जो कि स्पेस में नहीं है। सोचो किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है, पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये पहाड़ जो है पृथ्वी पर है, और पृथ्वी उससे जो पानी गिरता है वो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। लकीरें आखिर कहाँ? स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है, पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है, इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। तो स्पेस यान से की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है कि जो इस अंतरिक्ष से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखाई देती है, और इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का यह फोटो जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। आज तो हम यह फोटो देख पा रहे हैं, पर हजारों सालों से लोग कल्पना ही करते रहे कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कैसे घूम रही है। ये यहाँ पर एक अर्थ की पिक्चर दिखाई गई है जो कि स्पेस यान से ली गई है, स्पेसशिप से। आज तो हम ये पृथ्वी की फोटो देख सकते हैं कि पृथ्वी कैसी है, लेकिन हजारों सालों लोग पहले सिर्फ इमेजिन करते थे। वैज्ञानिक भी सिर्फ सोच जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कैसे घूम रही है। फोटो को देखो और बताओ, क्या भारत को पहचान पा रहे हो? आपने अगर मैप देखा होगा ध्यान से तो आप पहचान पा रहे होंगे। यहाँ पर ये शेप जो है वो भारत की है, और यहाँ पर और कंट्रीज हैं। क्या कोई और जगह पहचान पा रहे हो? देखो समुद्र कहाँ है। इस पिक्चर में जितना भी ये ब्लू ब्लू है, नीला नीला है, वो सिर्फ समुद्र ही समुद्र है। ग्लोब और इस फोटो में क्या कुछ मिलता जुलता है, और क्या कोई फर्क भी दिखता है? तो ग्लोब और इस फोटो में ये है कि ग्लोब में लाइंस हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग की गई हैं, जो हमने बनाई हैं, जबकि इस पिक्चर में कोई भी किसी तरह की लाइन नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है। और ये लाइन, ये पॉलिटिकल लाइन है जो कि हमने अपने सुविधा अनुसार बनाई है, ये नेचुरल नहीं है। क्या सुनीता अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा को अलग अलग बता सकती थी? तो नहीं, क्योंकि इतनी दूर से वो इतना क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं दिखाई दे रही है। ग्लोब पर जो है लाइन होती है, जिससे कि अलग अलग हम डिफाइन कर सकते हैं। अपने स्कूल में ग्लोब को देखो और बताओ, क्या भारत को ढूंढ पाए? इसमें समुद्र कहाँ कहाँ दिख रहा है, कौन कौन से देश तुम देख पा रहे हो? और भारत जिन देशों के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, क्या उनमें से कुछ को देख पाए? जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, और क्या क्या देखा? तो आप अपने स्कूल में ग्लोब को देखकर ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। उज़ैरा और शामिर ग्लोब पर अलग अलग देशों को देख रहे हैं। उज़ैरा ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती हैं, क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खिंची होती हैं? शामिर लकीरें तो होती हैं, हमारी किताब में इंडिया के नक्शे में भी हैं, देखो राज्यों के बीच में लाइनें साफ दिखाई देती हैं। तेरा अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में जमीन पर ऐसी लाइनें देखेंगी? तो नहीं, रियल में ऐसी कोई भी लाइन नहीं होती है। ये लोग पर या मैप पर ये लाइन है, पॉलिटिकल लाइन है, जो कि इंसान ने अपने सुविधा अनुसार खींची है। ये पार्टीशन, डिवाइडेशन ये नेचर ने बिल्कुल नहीं किया है, ये सब इंसानों का किया है। अपने देश के नक्शे को देखो और बताओ, क्या तुम अपने राज्य को पहचान पाए? नक्शे पर उसका नाम लिखो, तुम्हारे राज्य से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं। क्या तुम कभी किसी और राज्य में गए हो? सामिर यह सोचता है कि राज्यों के बीच में जमीन पर लाइन बनी होती है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो इन सभी की आपको कमेंट करके बताने हैं कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और आपके स्टेट के आसपास के कौन कौन से स्टेट हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी और उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती है, इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है, अलग अलग देश नहीं दिखते। जमीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है, ये लाइनें तो कागज पर ही होती है। मैं चाहूंगी तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर है कहाँ। तो सुनीता जब अंतरिक्ष पृथ्वी को देखती हैं तो क्या देख पाती हैं कि सिर्फ क्या दिखता है उन्हें स्पेस से कि पृथ्वी पर समुद्र है कहाँ है और जमीन कहाँ है, सिर्फ इतना दिखता है।
उन्हें अलग अलग देश नहीं दिखते हैं, क्योंकि जमीनों और देश का बंटवारा तो हमारा किया है, हम इंसानों का किया है। नेचर ने ऐसा कोई डिवाइडेशन, ऐसा बंटवारा नहीं किया। ये लाइनें सिर्फ ग्लोब पर या मैप पर या फिर कागजों पर होती हैं। चलो आसमान को देखें। सामिर, एक आंख बंद करके चांद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ। उजैरा, वाह, इतनी बड़ी चांद को इतने छोटे से सिक्के ने छुपा लिया। तुम भी सिक्का लेकर चांद को छुपाने की कोशिश करो। सिक्के को आंखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चांद को छुपा पाओगे? तो एक्चुअल में ये जो यहाँ पर है कि मैं चांद को सिक्के से छुपा सकता हूँ, एक्चुअल में वो चांद से सिक्के को नहीं, अपनी आंखों को छुपाते हैं हम लोग, जिससे कि हमें चांद दिखता नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि हमने चांद को छुपा दिया। क्या चांद सिक्के की तरह चपटा होगा या बॉल की तरह गोल? क्या तुमने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? अंधेरी रात में चमकते तारों को देखने का मजा ही कुछ निराला है। कभी तो चांद चांदनी बिखराता है, तो कभी घुप अंधेरी रातों में ढूंढते नहीं मिलता। चांद कभी कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता। तो ऐसा इसलिए होता है कि महीने में चांद 15 दिन निकलता है और 15 दिन छुप जाता है। अगली पूर्णमासी कब है? उस दिन चांद किस समय निकलेगा, कैसा दिखेगा? चांद से जुड़े कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? आसमान को ध्यान से 5 मिनट देखो। क्या क्या देख पाए? क्या कोई चीज चलती हुई सी भी दिखाई दी? यह क्या हो सकता है? क्या वह तारा होगा, टूटता तारा, या फिर कोई उपग्रह जिसका इस्तेमाल टीवी के लिए, टेलीफोन या मौसम की जानकारी के लिए करते हैं? पता करो। दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद के निकलने और डूबने का समय तालिका में दिया गया है। अभी दिल्ली में चांद के निकलने और डूबने की टाइम टेबल दिया गया है। जैसे दिल्ली में 28 अक्टूबर 2007 को जो चांद का निकलने का समय था 19:16, यानी कि 7:16 पर निकला, और डूबा कब? 8:05 पर। 29 अक्टूबर 2007 को 20:17 यानी कि 8:17 पर निकला और 10:03 पर डूब गया। 30 अक्टूबर 2007 को 21:22 यानी कि 9:22 पर निकला, 11:08 पर डूब गया। 31 अक्टूबर 2007 को 11:29 पर निकला और 12:03 पर डूब गया। ये टाइम टेबल था दिल्ली का। अब यहाँ पर वो जो टाइम टेबल दिया गया है उसको यहाँ पर बताना है। जैसे 28 अक्टूबर को चांद शाम के 7:16 पर निकला। 29 अक्टूबर को 8:17 पर निकला। 29 अक्टूबर को चांद निकलने में 1 घंटा और 1 मिनट का फर्क आया। अगर तुमने आज शाम को 7 बजे चांद निकलते देखा है तो कल भी ठीक 7 बजे चांद देख पाओगे? तो ये पॉसिबल नहीं भी है। चांद का जो निकलने और डूबने का टाइम है वो घटता बढ़ता रहता है। 31 अक्टूबर को चांद डूबने का समय 12:03 दिया है। क्या तुमने कभी दिन के 12 बजे चांद देखा है? दिन में हमें चांद तारे आसानी से क्यों नहीं दिखते? तो दिन को हम चांद तारे निकलते तो हैं लेकिन वो हमें नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर चांद तारे से ज़्यादा रोशनी सूरज की होती है, सन की, इसलिए उनकी रोशनी में चांद तारों को देखना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए दोपहर के टाइम में चांद और तारे नहीं दिखते हैं। पृथ्वी की एक मज़ेदार फोटो है। चांद पर एक स्पेसशिप गया था, उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फोटो खींची थी। देखो पृथ्वी कैसी दिख रही है, चांद की सतह कहाँ दिख रही है। चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या कुछ सवाल आए? सवाल लिखो और क्लास में चर्चा करो। जैसे कि चांद पर एक स्पेसशिप गया था तो उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की फोटो ली, जिसमें ऐसी फोटो कुछ दिखाई दे रही है जैसे कि हम पृथ्वी पर होते हैं तो हमें चांद की फोटो नजर आती है। आसमान को निहारने में बच्चों और बड़ों को सभी को मजा आता है। बच्चों को टूटते तारे, तारे, उपग्रह में अंतर समझने में मदद करें। तो यहाँ पर जो है उपग्रह और उल्कापिंड वगैरह के बारे में बताया गया है। जैसे कि तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। कोई चमकती चीज अगर तेज गति से चलती दिखे तो वो उपग्रह हो सकती है। और टूटता तारा वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969
1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे प्रभावित हुई। जब सुनीता 5 साल की थी तो उन्होंने टीवी पर देखा था कि नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चांद पर उतर रहे हैं, और किस सन में, 1969 में। और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो जो छोटी सुनीता थी उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेलकूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर बहुत पसंद थी, यानी कि स्विमिंग करना। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर ड्राइवर चाहती थी, यानी कि जो पानी में डुबकी लगाते हैं, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे की पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली। अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। सुनीता कहती है, जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाएं कि विज्ञान और गणित कैसे जिंदगी से जुड़े हैं। तो इसमें बहुत से मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि चांद पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, और वे किस सन में गए थे, 1969 में गए थे। और स्पेस में सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाली लेडीज कौन सी बनी है, तो वे हैं सुनीता विलियम्स, सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी है। और उन्होंने ये शिक्षा भी दी है कि हमें जो काम करना है वो मन से करना चाहिए। अक्सर हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो भी काम कर रहे हैं वो मन से करने चाहिए। हम क्या समझे, बच्चे फिसल पट्टी यानी कि स्लाइड पर नीचे की ओर ही क्यों फिसलते हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं। अगर ये फिसलन सुनीता के अंतरिक्ष यान में पहुंच जाए तब क्या ऐसे फिसल सकते हैं और क्यों। तो आपने स्कूल पर ये स्लाइडर देखे होंगे जिससे कि बच्चे ऊपर से नीचे फिसलते आते हैं। यहाँ पर पृथ्वी पर हैं तो ये नीचे ही आते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। लेकिन अगर ये स्पेस में पहुंच जाए तो क्या होगा, तो ये भी उड़ रहा होगा और उस पर जो बैठा होगा बच्चा वो भी इधर से उधर तैर रहा होगा, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तारे ज्यादातर रात में ही क्यों दिखते हैं, तारे रात में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि रात में सूरज नहीं निकलता। तारे दिन में भी होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते क्योंकि सूरज की तेज रोशनी के कारण। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज पर ही होती हैं। इससे तुम क्या समझे, तो ये आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ पॉलिटिकल लाइंस हैं जो कि इंसान यानी कि हमारे द्वारा बनाई गई हैं, सरकारों के द्वारा बनाई गई हैं कि ये देश अलग है, ये स्टेट अलग है। अदरवाइज नेचर ने कोई भी डिवाइडेशन बंटवारा नहीं किया है। तो फ्रेंड्स अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आई होप इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि आपको याद रहे होंगे। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। फर्स्ट ये क्वेश्चन है कि चांद पर उतरने वाला या चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था और वह किस सन में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की एक्चुअल फोटो और ग्लोब में क्या डिफरेंट होता है। अगर आपने ये चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समझा है तो इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक खुश रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।